तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके कला के पेपर के बारे में। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जो कला का पेपर है वो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमें उसे ऑनलाइन पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि कला के पेपर में जो प्रश्न आते हैं, आज अगर आपने ये क्लास देख ली, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर आ जाए। मैं हर वर्ष 1 या 2 क्लासेस ऐसी लेकर के आता हूं और पूरा कला का पेपर 1 या उन्हीं 2-3 क्लासों से पेपर में पूरा का पूरा आ जाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि सर आखिर आप उसमें क्या करवाते हैं? बच्चों, प्रश्नों पर गौर ना करके प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन पे गौर करना कि हम एक प्रश्न से कितने प्रश्न बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करना, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, गाढ़ी पेंसिल, हल्की पेंसिल, ये सब चीजें समझने की कोशिश करना, पेपर के प्रकार समझने की कोशिश करना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इसमें जो भाग होता है आलेखन भाग, या फिर दूसरा जो भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राविधिक कला, उसमें से एक ही करते हैं। बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग चीज़ों को करना शुरू करते हैं, और जब हम धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे तभी हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों की नज़रों के सामने यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है और कृपया आप गौर से समझना, तभी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। ठीक है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखते-देखते हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। अच्छे से समझना। राधे-राधे सभी को। शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आप गौर से देखो तो सबसे पहली चीज यह है कि परीक्षा पढ़ में पहले आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक, यानी जिस समय पर आप पेपर को रीड करोगे उसी समय पर आपके सारे एमसीक्यू हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद आप अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग सीट के कवर पेज पर लिखोगे। यानी जब भी आपको कोई ड्राइंग सीट का जो ड्राइंग सीट आपको मिलेगी उसके ऊपर आपको स्पष्ट करके लिखना है। मान लीजिए कि आपको ऐसा पेपर मिला, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना नाम, बहुत गौर से सुनिएगा, आप अपना नाम यहाँ पर, सॉरी, अनुक्रमांक अपना आप यहाँ पर डालोगे। ठीक, आप यहाँ लिखोगे अनुक्रमांक और फिर उसके बाद आप अपना अनुक्रमांक जरूर डालो। अगर आप हर पेज पे अनुक्रमांक नहीं डालोगे, आपकी जो ये सीट है वो बदल सकती है और नंबर कट जाएंगे। चलो देखो जरा ध्यान से। तो उसके बाद आपको अंकों में भी डालना होगा और आपको शब्दों में भी डालना होगा। शब्दों में कैसे? जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4। ठीक, मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो आपको ऐसे लिखना होगा 1, फिर लिखना होगा 2, फिर लिखना होगा 3 और फिर लिखना होगा 4। इस तरीके से आपको लिखना होगा और बीच में आपको कॉमा लगाना होगा। ऐसे करके आपको रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है सर? उसके बाद आपको सभी पृष्ठों पे हस्ताक्षर भी करना होगा। यानी सारे पेज पर आपको अनुक्रमांक लिखना है, अंकों में और फिर शब्दों में, और हर पेज पे आपको हस्ताक्षर भी करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने हस्ताक्षर किया, तो आपने, आपका नाम है शिवम, तो आपने इस तरीके से शिवम लिख दिया। ठीक, या आप अपना जो भी हस्ताक्षर करते हैं वो आप करेंगे वहां पर। अच्छा, जो प्रश्न पत्र होगा वो टोटल 3 खंडों में डिवाइड होगा। कितने खंडों में डिवाइड होगा? 3 खंडों में डिवाइड होगा और उन तीनों खंडों को हल करना होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर वो 3 खंड कैसे होते हैं, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली हमारे प्यारे बच्चे करते क्या हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे प्यारे बच्चे अक्सर करते क्या है कि ये हमारे प्रश्न पत्र में, ये हमारे 3 खंडों में होता है ना? तो अगर हम बात करें खंड का या खंड आ, तो आप जो भी बोलना चाहें। तो मान लीजिए पहला खंड है, वो खंड कौन सा है? मान लीजिए खंड का है। अब इस खंड का में क्या होगा? खंड का में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या होंगे? 20 आपके क्या होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा। 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। लेकिन ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। इनमें से बच्चों जो पहला आपका टाइप होगा, सर वो पहला टाइप कौन सा होगा? सर वो पहला टाइप होगा हमारा आलेखन, और दूसरा जो भाग होगा सर वो होगा हमारे पास प्राविधिक कला। ठीक, तो ये चीज आपको नोट करना होगा, प्राविधिक कला होगा दूसरा पॉइंट। अब इसमें से बहुत अच्छे से समझो, 20 इसके भी होते हैं और 20 इसके भी होते हैं। करने दोनों हम में से हमको एक ही होते हैं, यानी यानी हमको एक ही करना होगा। जब आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको ओएमआर सीट मिलेगी, क्या मिलेगा? आपको ओएमआर मिलेगा।
तो वहां पर एक ऑप्शन लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे चित्रकला हेतु वहां दो चीजें लिखी होंगी, एक लिखा होगा प्राविधिक कला और एक लिखा होगा आलेखन। तो अगर आप आलेखन करेंगे तो आलेखन वाला गोला काला कर दीजिएगा, और अगर प्राविधिक करिएगा तो प्राविधिक वाला गोला काला कर दीजिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा बोर्ड पेपर में आपके नंबर चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए नंबर कैसे जाते हैं, अब आपने एमसीक्यू तो किए आलेखन के, लेकिन ओएमआर में आपने प्राविधिक कर दिया, तो जब कंप्यूटर इस कॉपी को चेक करेगी तो उसको जो फंक्शन उसके अंदर जो कोडिंग करी जाएगी वो इस हिसाब से होगी कि आपको ये ऑप्शंस वो प्राविधिक मान के चेक करेगा, तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर ऐसे केस में आपके नंबर चले जाएंगे। तो समझ गए, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं खंड बा के बारे में, या कहें कि आ का हो चुका है तो खंड खा के बारे में बात करते हैं। खंड ये वाला जो होता है वो आपको 20 नंबर देता है, ठीक, ये आपको 20 नंबर देगा। जो खंड हमारे पास खा होगा ये आपको 30 नंबर देगा, ये आपको 30 नंबर देगा। इसमें आलेखन बनाने को आता है, ठीक, या आप प्राविधिक भाग करना चाहते हो तो आप प्राविधिक कर सकते हैं, अभी आपको वो भी सब चीजें लिख करके बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है खंड गा। अब खंड गा में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आते हैं जिसमें हम अजंता की गुफाओं और उसके बाद छोटे छोटे और बहुत सारी चीजें होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्मृत चित्र करते हैं। स्मृत चित्र का मतलब जैसे कोई लौकी बना दी, उसको पेंसिल से सेटिंग करना है, या आपने कुछ भी जो भी चित्र आप बनाओगे उसको पेंसिल से सेटिंग करोगे, यानी कि स्मृत चित्र। यानी ये हमें कितने नंबर देता है, ये हमें 20 नंबर देता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर में तीनों खंड करके आने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे काम आ जाए, ठीक। अब दूसरी बात बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आज हम लोग यहाँ पे आर्ट का मॉडल पेपर कर रहे हैं और कल आपको संस्कृत और कंप्यूटर का पेपर भी देखने को मिलेगा। ओके, एक बार अच्छे से क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलो बढ़िया। देखो, इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक कला और प्रत्येक के 20-20 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, यानी खंड का में, ठीक। और आपके द्वारा आलेखन कला, प्राविधिक कला जो भी आपको चयन करना है वो आपको ओएमआर सीट में भरना जरूर है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके नंबर चले जाएंगे। अब पहला प्रश्न हम नजरों के सामने रखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास ये रहा। पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि तटस्थ ध्यान से देखो कि तटस्थ जो रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। सर 4 प्रकार के, सर 6 प्रकार के, या सर 2 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के, आपसे ये पूछा गया। चलो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तटस्थ रंग होते क्या है, ठीक, ये समझते हैं। जैसा ध्यान से समझो, मान लीजिए हमारे पास में एक रंग है और वो रंग कैसा है, वो रंग है लाल। मैं चाहता हूं कि लाल रंग से मैं एक दूसरा रंग बना लूं जो कि कैसा हो, जो कि हो नारंगी, समझ गए। फिर उसके बाद मेरे पास लाल रंग है, मैं चाहता हूं कि लाल रंग से मैं एक रंग बना लूं जो कि कैसा हो, लाल रंग से एक दूसरा रंग बना लूं जो कि मेरे बच्चों कैसा हो, जो कि हो भूरा। समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं लाल रंग में कौन सा रंग मिलाऊंगा, लाल रंग में भूरा बनाने के लिए मैं काला रंग मिला दूंगा, ठीक, ताकि लाल जो होगा वो भूरा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सर लाल गाढ़ा हो गया। अब लाल रंग को मुझे नारंगी बनाना है, मुझे हल्का करना है, तो मैं इसमें सफेद रंग मिला दूंगा। कौन सा रंग मिला दूंगा, मैं इसमें सफेद रंग मिला दूंगा। यानी लाल को काला मिलाने के बाद भूरा हो जाएगा, लाल में सफेद मिला देंगे, नारंगी बन जाएगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? तो सर हम अच्छे से समझ गए कि सर तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जो किसी भी रंग को गाढ़ा कर सकते हैं और किसी भी रंग को हल्का कर सकते हैं। यानी सर वो कौन कौन से होते हैं, सर वो 2 प्रकार के होते हैं। सर एक रंग तो हो गया हमारे पास सफेद, और सर एक रंग हो गया हमारे पास काला, ठीक। इन रंगों को कहा जाता है तटस्थ रंग। और ये कितने प्रकार के होते हैं, सर ये 2 प्रकार के होते हैं। सर सी करने वाले कितने बच्चे हैं? वेरी गुड, 66% बच्चे हमारे जो हैं वो सी करने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले सवाल पे चलें। सर साइन करेंगे तो नाम रिवील हो जाएगा, इससे क्या दिक्कत है बेटा, साइन तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए आगे देखो, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो डिफिनेशन भी दी गई है कि वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग या फिर तटस्थ रंग कहलाते हैं, ठीक। तो तटस्थ रंग जो होते हैं उनको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उनको हम लोग उदासीन रंग भी बोलते हैं। ये रंग कैसे होते हैं, एक रंग होता है काला और दूसरा रंग होता है सफेद। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला हमारे पास सवाल क्या है, देखो, ओस्टवाल्ड चक्र या ओस्टवाल्ड रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं,
ठीक, ऐसा सवाल हमसे बन सकता है। ये सवाल जितने मैं आपको बता दूंगा, इससे बाहर मेरे बच्चों आपको आर्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा, और यही चीजें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक, अच्छा, अब ये ओस्टवाल्ड कौन है? ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि भैया ये एक प्रकार के रसायन शास्त्री थे। समझ आई बात? कौन थे? रसायन शास्त्री थे। इन्होंने रासायनिक विज्ञान में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने जो है खोज करी है, लेकिन साथ ही साथ में इनको रंगों का भी ज्ञान था। ठीक, तो रंगों का भी ज्ञान था, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक चक्र बनाया था जिसको ओस्टवाल्ड चक्र कहा जाता है। इसमें कितने रंग होते हैं? 8। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कभी भी आर्ट का पेपर आया हो और उसमें ओस्टवाल्ड से संबंधित प्रश्न ही ना आया हो। समझ गए? हमेशा ऐसा होता है। अब ये 8 रंग कौन से होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिए। 8 रंग देखो कौन से होते हैं। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों लाल, दूसरा होता है बैंगनी, तीसरा होता है नीला, फिर होता है आसमानी, फिर होता है हरा, फिर होता है धानी, फिर होता है पीला, और फिर होता है नारंगी। आपको ये सारे रंग के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए। अब इनकी ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, इनकी ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। देखिए, शुरुआत कहां से करते हैं? लाल से करते हैं, या हम चाहें तो शुरुआत हम किससे कर सकते हैं? यहां से कर सकते हैं। देखो, आज नीले को क्या बोलते हो? बैंगनी को क्या बोलते हो? वायलेट। तो सर वी हो गया। नीले को बोलते हैं ब्लू। सर आसमानी को, सर आसमानी को तो ये स्काई वाला जैसा कलर हो जाएगा ना सर, यानी कि सर क्या बोल देंगे? सर आसमानी कलर को क्या बोल? स्काई कलर बोल सकते हैं, स्काई ब्लू बोल सकते हो। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास स्काई ब्लू। सर उसके बाद हरा हो जाएगा, तो हरे को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीन बोलेंगे। सर धानी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सर धान जैसा यानी हल्का हरा होता है। ठीक, हल्का हरा होता है तो सर इसको हम लोग लाइट ग्रीन बोल सकते हैं। पीले को सर हम येलो बोलते हैं, नारंगी को हम ऑरेंज बोलते हैं, लाल को हम लोग रेड बोलते हैं। तो ऐसे करके आप चाहो तो ट्रिक बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो सर ये 8 के 8 रंग हमको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है सवाल द्वितीयक रंग कितने होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सर ये सवाल है और इसमें ऑप्शन है 3, 5, 6 और 9। ये जो सवाल आप देख रहे हो, यही सवाल आपके 2020, यही सवाल 2022, यही सवाल 2024, यही सवाल 2025, हर साल ये प्रश्न बनता है बेटा, और आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। बताइए फटाफट से, बता पाओगे? जल्दी से बताओ, क्या बता पाओगे? सर विबग्योर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते बेटा, नहीं बोल सकते आप। ठीक, चलो, तो सर द्वितीयक रंग कितने होते हैं? सर क्या वो 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, या 9 होते हैं? पहली बात तो द्वितीयक रंग होते हैं हमारे पास कितने? 3। अब ये द्वितीयक रंग होते क्या हैं, इसके बारे में बताओ सर। तो देखो, ये द्वितीयक जो रंग होते हैं, पहली चीज इनको अंग्रेजी भाषा में सेकेंडरी कलर बोलते हैं। आपको दिख रहा है कि भैया 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिला दो, तो जो रंग बनकर के तैयार होगा उसको हम लोग द्वितीयक रंग बोलेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे नारंगी, हरा और बैंगनी। यानी सर नारंगी कौन सा है? ये देखो सर नारंगी दिख रहा, ये हरा दिख रहा, और ये क्या दिख रहा? बैंगनी। अगर आप गौर से देखो, ये बात बहुत अच्छे समझना, यहां से प्रश्न बनेगा। अगर आप बैंगनी और ये आपको कौन सा दिख रहा है? नारंगी। ये कैसे बनता होगा? अगर लाल में पीला मिलाओगे, अगर लाल रंग में पीला रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? बताओ। लाल में पीला मिलाओगे तो सर कौन सा रंग मिलेगा? सर नारंगी रंग मिलेगा। ठीक, मिलेगा नारंगी। अच्छा सर, अगर बैंगनी में हरा रंग मिला दो, या ऐसे कर लो आप कि लाल में आप ये लाल में नीला रंग मिला दो, लाल में नीला रंग मिला दो, लाल में नीला रंग मिला दो। अगर लाल में नीला रंग मिला दोगे तो सर जो रंग बन करके तैयार होगा, सर लाल में नीला बनाने से बैंगनी रंग बन करके तैयार होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा दूसरी देखो, हमने लाल में पीला, लाल में मिला दिया, अब हम पीला में नीला मिलाते हैं, यानी सर हम पीले रंग में नीला मिला देते हैं। तो अगर पीले में नीला मिलाओगे तो सर कौन सा रंग मिलेगा? तो सर हरा रंग मिलेगा। ये जो आपको लाल रंग दिख रहा है, ये जो आपको पीला रंग दिख रहा है, ये जो आपको नीला दिख रहा है, यानी कि सर लाल पीला नीला, लाल पीला और नीला, ये जो रंग आपको दिख रहे हैं, ये रंग कैसे कहलाते हैं? सर ये कहलाते हैं हमारे प्राथमिक रंग। ये कौन से रंग कहलाते हैं? सर ये हमारे कहलाते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। बढ़िया से क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, अच्छा सर उसके बाद बैंगनी और हरा और नारंगी, ये रंग कौन से कहलाते हैं? सर ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं, सर ये सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। तो ये चीजें हमारे साथ में एक जगह पर कहीं पर नोट करिएगा, इसके बाहर आपका बोर्ड का पेपर नहीं आएगा। बोलो क्या समझ गए?
यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है बेटा, सारे प्रश्न करने हैं। जो मैं आपको 40 प्रश्न कराऊंगा एमसीक्यू के पहले, वो सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आलेखन में भी वो प्राविधिक के प्रश्न डाल देते हैं, और प्राविधिक में भी तो आलेखन आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर आ रही मेरी बात समझ में? सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां तक सभी को समझ में आ गया? सर अभी अभी मैंने लाल में नारंगी पीला मिलाकर के नारंगी बनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल हमारे पास कह रहे छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन? जल्दी से बताओ। अब मेरी बात गौर से समझना। मान लीजिए कि सर आपका ये क्या है, ये आपकी छत है, ठीक, जैसे छत ऊपर अभी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक। अब इस छत में यहां पर केंद्र में क्या करना है, कोई डिजाइन बनानी है। मान लीजिए कि केंद्र में कोई डिजाइन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो केंद्र होता है उसमें कुछ ऐसे डिजाइन बनी होती है, जो कि बीच में मैंने फूल जैसा बनाया। तो सर ये जो केंद्र होता है, तो इसमें किसका आलेखन काम आएगा? सर केंद्रीय आलेखन, या फिर कोने का आलेखन, या किनारी का आलेखन? देखो बहुत अच्छे समझ लो, अगर मान लो कहीं किनारा बनाना है, कहीं पर बॉर्डर बनाना है कहीं पर, तो वहां किनारी का आलेखन होगा। और अगर साइड में कहीं पर है तो सर यहाँ कोने का आलेखन होगा। यानी बीच में अगर हम गौर से देखें सर, तो आप बहुत अच्छे से डीप में बता रहे हो कि सर बीच में तो सर केंद्र का आलेखन होगा, बीच में केंद्र का आलेखन होगा। सर किनारों में, सर ये किनारों में सर साड़ी का किनारा है ना, यानी सर साड़ी का किनारा, ठीक। तो सर किनारे का आलेखन, जैसे हमने पढ़ा है जब मैं 10th क्लास में था, मैं सॉरी 9th क्लास में था, तो हमारी मैम बोलती थी साड़ी का किनारा बनाना है, ठीक। तो सर साड़ी का किनारा मतलब इस तरीके का आलेखन होता था। सर ये जो किनारे ये वाला दिख रहा है, ये सर क्या है? ये कोने का आलेखन है, ये कोने का आलेखन दिख रहा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप आंसर सही कर पाओगे। तो सर केंद्रीय आलेखन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास में है कि बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश उपयोग करते हैं? एक ये आता है प्रश्न, और एक प्रश्न बच्चों ये बनता है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में बन जाता है ये वाला सवाल कि भैया हल्की और गाढ़ी पेंसिल का कोड क्या होता है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, एक क्लास से आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो भैया हमारे पास क्या है? बारीक रेखा। अब आप दिमाग लगाओ, अगर आपको ब्रश बनाना है ना, जैसे आपको ब्रश, मान लीजिए मार्केट से आप गए और आपने मार्केट में बोला कि भैया मुझे ब्रश चाहिए, तो सर ये जो ब्रश होते हैं, ये ब्रश के नंबर्स होते हैं, जैसे 0.5 एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ब्रश। ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा, ठीक, यानी नंबर बढ़ेगा मोटाई बढ़ेगी। याद रखिएगा, अगर नंबर बढ़ेगा तभी क्या बढ़ेगी? मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे बोला गया है कि बारीक रेखा बनाने के लिए, तो अगर बारीक रेखा बनानी है तो यानी मुझे पतला ब्रश चाहिए ना, तो सर पतला ब्रश चाहिए ना, तो सर ये पतला ब्रश 1 नंबर वाला होगा, ठीक। तो देखो कितना आसानी से आपने जवाब दे दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग है आपके पास, तो आप गलत करके आओगे ही नहीं बिल्कुल। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर कंप्यूटर की क्लास कब होगी? कल होगी मुन्ना। चलिए आगे आ जाओ इसी समय पर, और संस्कृत की 5 बजे। अगला सवाल हमारे पास, करण निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारे पास बी, और एक होता है एच। दो चीजें होती हैं, ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। बी का अर्थ यहां पे होता है बोल्ड, समझ गए, और एच का अर्थ ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, ठीक। तो सर बी जो प्रयोग किया जाता है, सर वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सर वो गाढ़े के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। और सर एच का प्रयोग किया जाता है, सर वो हल्के के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक, समझ गए। बी किसके लिए प्रयोग होता है? सर बी गाढ़े के लिए प्रयोग होता है, और सर एच किसके लिए होता है? हल्के के लिए। तो कह रहे हैं खींची गई लाइन हल्की होती है। तो अब देखो जरा गौर से, सर हल्की बोला है ना, तो सर बी वाला तो खत्म हो जाएगा, इसमें एच बी हो गया, ठीक, इसमें 2H है और इसमें H है। अब इसके लिए हमारे पास बहुत प्यारा सा चार्ट है, जरा आप गौर से देखो। जितना ज्यादा नंबर होगा ज्यादा, जैसे लिखा है 9B, तो सर 9B का मतलब हो गया ये अधिक गाढ़ी होगी। ये क्या होगी? अधिक गाढ़ी होगी।
ठीक, अधिक गाढ़ी। और जितना H बढ़ जाएगा उतना ज्यादा हल्का होगा, जितना H बढ़ जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, हल्का होगा। यानी अब हमें अगर इनमें चूज करना है, इनमें हमें चूज करना है, HB का मतलब होता है कि सर ये बिल्कुल सेंटर की बात हो रही है, ठीक। तो सर आप अगर गौर से देखो तो हमें हल्का चाहिए, तो सर हल्का चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम 2H सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि H वाला जो होगा वो इस 2H की तुलना में गाढ़ा होगा। जितना H ज्यादा होगा उतना पेंसिल हल्की होगी, और जितना B ज्यादा होगा उतनी पेंसिल गाढ़ी होगी। अगर यहीं पे सवाल कर दिया जाए कि खींची गई लाइन गाढ़ी होती है, अगर यहाँ गाढ़ी कर दी जाए तो आंसर फिर हमारा ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए कृपया छोटी छोटी बातों को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आपको 1% भी कहीं पर आर्ट के पेपर में दिक्कत होगी ही नहीं। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हो गया, इसका तो आंसर आपने गुरुदेव बता ही दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि वैज्ञानिक चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। ये बात एक्स्ट्रा नोट कर लो कि जो वैज्ञानिक चक्र होता है उसमें कितने रंग होते हैं? सर उसमें 6 रंग होते हैं। इन 6 रंगों में बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे लाल लिखा है, पीला है, नारंगी है, हरा है, ये नीला है, बैंगनी है, ये वही रंग होते हैं जिसमें इस 6 रंग में कौन कौन से रंग होते हैं? इन 6 रंगों में 3 रंग जो होते हैं सर वो 3 रंग हमारे प्राथमिक होते हैं, और सर 3 रंग जो होते हैं हमारे सर वो द्वितीयक होते हैं। यानी सर ये होते हैं हमारे पास प्राइमरी, ये बच्चों होते हैं प्राइमरी, और सर ये वाले होते हैं सेकेंडरी। ठीक, ये बात आपको नोट करके रखनी है कि सर 3 रंग प्राइमरी होते हैं और 3 रंग इसमें सेकेंडरी होते हैं, और ये टोटल कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। ठीक है सर, ये 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं जैसे आपको दिख रहा है। इन 6 रंगों के नाम लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी होता है, जिसमें से लाल, नीला और पीला ये वाले जो दो आपको तीनों दिख रहे हैं सर ये वाले हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, और सर ये जो हरा, नारंगी और बैंगनी रंग आपको दिख रहा है सर ये हमारे सेकेंडरी रंग होते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, यही बच्चों को टॉपर बनाती हैं, यही नंबर दिलाती हैं। बोलो समझ गए? सारे बच्चों को क्लियर? चले चलिए, तो सर अगले सवाल पे चलेंगे। अब है कि नीला रंग नेत्रों पर प्रभाव डालता है। जो नीला रंग होता है वो नेत्रों पे कैसा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा या गर्म, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, नीला रंग आंखों में कैसा प्रभाव डालता है? फटाफट से बताओ, क्या वो गर्म प्रभाव डालेगा, या ठंडा प्रभाव डालेगा, या फिर बच्चों सामान्य प्रभाव डालेगा? जल्दी से बताओ कैसा प्रभाव डालेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से आंसर करिए फटाफट से सारे बच्चे, जल्दी से। जो नीला रंग होता है जिसे आप देखते हैं, आपको विबग्योर सुना होगा, VIBGOR, वो विबग्योर में 4 रंग हमारे दूसरे होते हैं, 3 रंग हमारे दूसरे होते हैं। अब क्या होते हैं वो अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पेपर में वो क्या हो जाएगा सर? ठंडा हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझो सर। आप VIB और G जो विबग्योर होता है सर, वी का अर्थ क्या होता है? बैंगनी। नोट करिएगा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V फॉर वायलेट यानी कि बैंगनी, I फॉर इंडिगो यानी कि बच्चों का ऐसा जामुनी, ठीक, और B फॉर ब्लू यानी कि सर हो गया नीला, और सर G फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो गया हरा। सर ये जो जितने रंग होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला और हरा, सर ये ठंडे रंग होते हैं। ठीक, और सर जैसे कि येलो यानी कि सर बात हो रही है पीले की, सर पीला रंग ये कैसा डालता है प्रभाव? ये हमें पीला रंग हो गया। ऑरेंज यानी कि सर नारंगी रंग हो गया, और सर हमारे पास एक रंग और हो गया लाल, सर ये गर्म रंग होते हैं। ठीक, ये जल्दी से आंखों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये जल्दी से आंखों की नजर में आते हैं, इसीलिए दुल्हन को लाल रंग का लहंगा पहनाया जाता है। समझ गए? तो सर ये बात हमको अच्छे से क्लियर हो गई। विबग्योर से आपने सर बता दिया क्योंकि मैं हूं साइंस का मास्टर। ठीक, तो मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूं कि विबग्योर का मतलब क्या होता है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया सारी बातें? सर ऐसा कर सकते हैं कि OMR में आलेखन कर दें और उसमें प्राविधिक कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? फटाफट से बताओ, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? क्या हरा, नारंगी, लाल और बैंगनी? आपको 3 रंग याद रखने हैं। कौन कौन से रंग? लाल, नीला, है ना बच्चों,
और एक रंग आपको और याद रखना है, वो कि जो कि कौन सा है, वो है पीला। यानी पीला, नीला और लाल, ये 3 रंग जो आपको दिख रहे हैं ये सब होते हैं प्राथमिक। तो बेटा हरा, नारंगी, बैंगनी ये द्वितीयक रंग होते हैं। लाल पीला नीला सर ये हमारे कैसे होते हैं, लाल पीला नीला फूल सर ये हमारे प्राथमिक होते हैं। समझ गए यहां तक सारे बच्चों को क्लियर ना? आगे चलते हैं, अब अगले सवाल पे आ जाओ। वो देखो सारे कलर भी दिख रहे हैं उधर। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास क्या है, अगला है कि कितने प्राथमिक रंग होते हैं। सर 4, 3, 5 और 6। अभी अभी हमने बताया कि सर 3 प्राथमिक रंग होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, नाम भी दिया गया है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी कि डार्क होती है। अब देखते हैं कितने लोग इसको बता पाएंगे। ये सवाल बन सकता है, ये प्रावधिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और आलेखन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप सेलेक्ट मत कीजिए कि आप क्या करोगे आर्ट के पेपर में, अभी आप सेलेक्ट मत कीजिए, जब बोर्ड पेपर आए तब करिएगा। अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने फिल कर दिया, अभी आप चूज करो। मेरे हिसाब से आलेखन करना ज्यादा सही होता है, आलेखन करना ज्यादा सही होता है मुझे जहां तक लगता है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क यानी कि गहरी होती है। सर HB, 2H, H या 2B। हमने बताया था कि B क्या रिप्रेजेंट करता है, B रिप्रेजेंट करता है गाढ़ेपन को। H रिप्रेजेंट किसको करता है, H रिप्रेजेंट करता है हल्केपन को। ठीक, तो जितना B का मान ज्यादा उतना गाढ़ा। तो सर बताओ इसमें कौन सा गाढ़ा दिख रहा है मुझे, 2B। 2B क्या होगा, गाढ़ा होगा। सीधी सी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है एकदम। बोलो समझ गए? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, अगला सवाल हमारे पास में क्या है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है बच्चों, हमसे पूछा है सेकेंडरी कलर, कौन सा इसमें सेकेंडरी कलर है बताइए। लाल, नारंगी, पीला या फिर नीला। हमने आपको बताया था कि अगर पीला हो जाए, नीला हो जाए, लाल हो जाए तो सर ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये सारे के सारे प्राथमिक रंग होते हैं। जबकि नारंगी हो जाए, बैंगनी हो जाए, हरा हो जाए, सर ये हमारे कैसे रंग होते हैं, सर नारंगी, बैंगनी, हरा ये द्वितीयक रंग होते हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? सर पोल टाइम से दीजिएगा। बढ़िया से क्लियर हो गया सारे बच्चों को, वेरी गुड। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल, अगला है कि नीले में लाल मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अभी मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर नीले रंग में आप लाल रंग मिलाओगे, अभी सब सिखा के आया हूं ना ये, कि अगर आप नीले में लाल रंग मिलाओगे तो सर ये रंग बनेगा कौन सा, ये रंग बनेगा बैंगनी। कौन सा बैंगनी? तो सर पीला तो नहीं बनने वाला, हरा तो नहीं बनने वाला, नारंगी तो सर लाल और सफेद को मिलाते हो तब भी नारंगी बनता है, और सर अगर लाल और पीले को मिलाते हो तब भी नारंगी बनता है। ठीक, तो सर हम अच्छे समझ गए कि नीले में लाल रंग मिलाएंगे तो सर कौन सा हो जाएगा रंग, कौन सा रंग बनेगा। तो सर हम लोग जब लाल में नीला मिला देंगे तो बैंगनी रंग बन जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारे पास में है कि पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। क्या हमसे बोला जा रहा है कि पीले में नीला मिलाओ, पीले में नीला, तो सर क्या बैंगनी बनेगा या फिर हरा बनेगा या भूरा बनेगा, नारंगी। अगर आप पीले रंग में नीला रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा, हरा। ये चीज मैंने भी आपको बताई भी है, ठीक, पीछे आपको सिखाया भी था। और यहां पर देखो कि अगर आप पीले में नीला मिलाओगे, ये क्या है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये तो बच्चों पीला है, और ये जो आपको दिख रहा है ये नीला है। तो अगर पीले में नीला मिलाओगे तो सर कौन सा कलर बन रहा है, सर हरा कलर बन रहा है ना। अगर आप पीले में लाल मिलाओगे नारंगी बन रहा है। अगर आप नारंगी में नारंगी में आप मिलाओगे बैंगनी तो सर लाल बन रहा, सॉरी, अगर आप मतलब लाल सॉरी बैंगनी रंग बनाना चाहते हैं तो आप लाल में से नीला मिलाओगे। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, 10, 8, 9 या फिर 7। कितने रंग होते हैं, VIB GYOR, यानी इसमें कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं बच्चों, इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। कौन से 7 होते हैं, VIB GYOR यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, B फॉर ब्लू यानी कि नीला, G फॉर ग्रीन हरा, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, और उसके बाद R फॉर रेड। यानी ये 7 कलर होते हैं। बढ़िया से क्लियर, आ रही बात समझ में? चलो
आगे चलते हैं सर, 7 कलर हो गया हमारे पास। अगला देखो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल हो गया। सर बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बढ़िया तारीख, बहुत अच्छा सवाल है। आप ऐसे ही जवाब दे दोगे इसका। सर पहले लिखा है जल रंग, फिर लिखा है पेस्टल रंग, फिर लिखा है तेल रंग, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? तेल रंग। अब तेल को तो बेटा ब्रश से ही लगाओगे ना, ठीक है। पेस्टल रंग, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। फिर जल रंग, जल यानी वाटर कलर, ये भी तो सर आप ब्रश से लगाओगे। यानी ये वाला रंग ब्रश से लगेगा, ये वाला रंग ब्रश से लगता है, पर पेस्टल रंग जो होता है वो ब्रश से नहीं लगता। ठीक सर, पेस्टल रंग कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आपको दिख रहे हैं पेस्टल्स कलर है। बोलो समझ में आ गई बात? बचपन में आपने इनका यूज भी किया होगा, अभी भी आप इनका यूज करते होंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? सर 8 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ जाएंगे, बट 8 बनानी हमको कम आती है बेटा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको 8 बनाना, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है, सब बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। चलो कला, अभी ये कोई पहली क्लास नहीं है, अभी मैं और भी क्लासेस लेकर के आऊंगा आर्ट में। बोला जा रहा है कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत भाषा का, उर्दू भाषा का? तो जो कला शब्द होता है, जो कला शब्द होता है सर, वो हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का नहीं, वो संस्कृत भाषा का कला शब्द है। यानी कला कहां से लिया गया है सर? वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, इन्हीं सवालों में से बनेंगे। सर पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? अगर आप पीला रंग लेते हो, मान लीजिए आपने पीला रंग लिया और आप उसमें लाल रंग मिला दोगे, तो सर पीले में लाल मिलाओगे तो सर नारंगी रंग का निर्माण होगा। लिख के रख लो, एक प्रश्न बनेगा और एक ही पेपर में आपके कम से कम 3 से 4 सवाल ये रंग मिलाने वाले देंगे, और जो मैंने बताए हैं यही देंगे बच्चों। ठीक, तो सर पीले में लाल मिलाओगे कौन सा बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। अगला सवाल हमारे पास में क्या है देखो, करें भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अब यहां से एक प्रश्न कंफर्म है, जो चीजें बताऊंगा ध्यान से सुन लेना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये जो आप दिख रहा है सर, वो केसरिया रंग है। वो कैसा रंग है सर? वो केसरिया रंग है। सर जो ये नीचे दिख रहा है सर, ये कैसा रंग है सर? ये ग्रीन कलर है। सर ये जो बीच में दिख रहा है ये कैसा है सर? ये सफेद कलर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये यहां से लेकर के कोई झंडा बनेगा तो अगर ये 3 मीटर है तो सर ये फिर मुझे 2 मीटर लेना पड़ेगा। यानी जो रेशियो लिया जाता है वो 3:2 का लिया जाता है। इसमें टोटल ये जो अशोक चक्र दिख रहा है इसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। अभी मैं आपको लिखित दे दूंगा। तो सर एक वर्णी, वर्णहीन, बहुवर्णी। वर्णहीन, क्या भारत के झंडे में कोई कलर ही नहीं होता? कोई तो कलर होता होगा। एक वर्णी, क्या एक ही कलर होता है? नहीं। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अगर आप आर्ट पढ़ रहे हो तो वर्ण का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि वर्ण का मतलब होता है रंग। समझ गए? तो सर ये बहुवर्णी होता है, इसमें आपको देखने को कई सारे कलर मिलते हैं। चलिए अब गौर से देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? बहुवर्णी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और नीचे हरा रंग है। आप ऐसा ना करिएगा कि हरा रंग ऊपर कर दीजिए और उसके बाद बैंगनी ये वाला जो रंग है केसरिया वो नीचे कर दीजिए, ये नहीं करना है आपको। दूसरी चीज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ खास बातें कि ध्वज की लंबाई जो होगी और जो चौड़ाई होगी उसका अनुपात 3:2 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होगा जिसको अशोक चक्र कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये वाला जो दिख रहा है आपको, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए और जो हरा रंग है वो नीचे होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बोलो क्या समझ में आ गई इतनी बात? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अचानक से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तबीयत डाउन, खत्म, सर भारी भारी। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? चलो अगले सवाल पे आ जाओ। करेक्ट, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श डिजाइन के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए या फिर तकिए के केंद्र के लिए। तो किनारी, अगर किनारी की बात करो तो मान लीजिए साड़ी है, मान लीजिए कि साड़ी है, ये आपकी साड़ी है, आप साड़ी पहनते हो। सर मान लीजिए साड़ी है तो साड़ी का ये क्या होगा? किनारे में डिजाइन होगा ऐसे।
ऐसे किनारे में क्या होगा, किनारे में ऐसे डिजाइन बनी होती है, कुछ फूल बने होते हैं, है ना। तो सर ये इस तरीके से डिजाइन होती है, तो सर किनारी डिजाइन साड़ी के किनारे के लिए उपयोग होगा। केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए केंद्रीय, फर्श के डिजाइन के लिए सर वो डिपेंड करता है कि कैसी फर्श है ना। तकिए के केंद्र के लिए नहीं भाई। तो सर करेक्ट आंसर होगा साड़ी के किनारे के लिए। ठीक, अगला सवाल, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि उनको आपको रखना है और उसके बाद फिर क्या करना है, ट्रेस करना है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि सर उसको ट्रेस करने की बात हो रही है। सर ये बात समझ में नहीं आई, जैसे समझो, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि इस पेज के ऊपर एक आकृति बनी हुई है, ठीक, आप इसके ऊपर ये वाला पेपर रख दोगे और रखने के बाद आप उसको पूरा आकृति ऐसे उभार लोगे, ट्रेस हो चुका है। फिर उसको किसी दूसरे पेज पे रखोगे, फिर उभार दोगे, वो ट्रेसिंग हो गई। समझ गए। तो सर इस पेपर को क्या बोलते हैं, इस पेपर को हम ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर। कौन सा पेपर होता है बेटा, ये ट्रेसिंग पेपर होता है। समझ गए, बढ़िया से क्लियर हो गया अच्छे से, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब यहां से हमारे पास जो सवाल आएंगे वो कैसे होंगे, प्राविधिक कला के होंगे। और हर बच्चे को, चाहे वो आलेखन वाला हो चाहे वो प्राविधिक वाला हो, ये प्रश्न करने चाहिए। क्योंकि पेपर कैसा हो जाए, आलेखन का सवाल प्राविधिक में डाल देते हैं, प्राविधिक का आलेखन में डाल देते हैं, फिर दिक्कत होती है। इसलिए पता होना चाहिए सभी बच्चों को। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और सबको जानकारी होनी चाहिए। देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब ऐसा सवाल तुमसे बनेगा, तुमसे पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपर में। ठीक, देखो सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज। अगर आप समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करो तो सर समबाहु त्रिभुज में हमें पता होनी चाहिए कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहली। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि सर जो इतने सारे के सारे कोण बनते हैं, यानी जो प्रत्येक कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, सर वो 60 डिग्री का, है ना। यानी हर कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। ठीक, इसमें तीसरा पॉइंट, सर इसमें 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। चौथी बात, सर इसमें 3 क्या होते हैं, सर इसमें 3 कोण होते हैं, यह पता होना चाहिए। सर पांचवा पॉइंट, सर 3 भुजाएं होती हैं, सर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर छठी चीज ये पता होना चाहिए कि अगर इसके सभी कोणों को आपस में जोड़ दो, यानी किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों को अगर आप आपस में जोड़ते हो, यानी कि सारे कोणों को आपस में जोड़ते हो, तो आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी आप इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब हमसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या 30 डिग्री होता है, क्या 90 डिग्री होता है, या क्या फिर हमारे पास 60 डिग्री होता है। हाँ, हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गई बात। अगले देखो, अब आता है हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज जो कि कैसा होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक, कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। चलो मैं इसको अगले वाले उस पे बताऊंगा। ठीक, इसको मैं अगले वाले पे बताऊंगा, अभी अगली स्लाइड पे। अगला स्लाइड, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी अब आगे सवाल आएगा वो वाला समकोण वाला। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सवाल हमसे बन सकता है। ठीक, जरा गौर से देखो, अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसा सवाल पूछेगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये सर 100 नीचे आ जाएगा, यानी सर 1/100 मीटर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना, ये सब आपको पेपर में मिलेंगी। ठीक, आपसे एक सवाल बन सकता है कि सर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, सारे बच्चों को क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में
1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगी। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? सर मैथ वाले अटेंडेंस लगा दीजिए, बिल्कुल मैथ वाले सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दो। मैथ वाले सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दो। बढ़िया से क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मैम पोल दे दीजिएगा बच्चों को। ठीक बच्चों देखो एक चीज बहुत अच्छे समझना, एक होता है हमारे पास मीटर, फिर होता है हमारे पास डेसीमीटर, ठीक, फिर होता है हमारे पास सेंटीमीटर, फिर होता है हमारे पास मिलीमीटर। ठीक, तो अगर हमसे यह पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बहुत गौर से समझना। अगर मीटर से डेसीमीटर में जाओगे तो सर 10 से गुणा करोगे, ठीक, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो सर 10 से गुणा करोगे, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो सर 10 से गुणा करोगे। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर से अगर डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाओगे तो सर 100 से गुणा करोगे। इसलिए 1 मीटर से सीधे सेंटीमीटर था। 1 मीटर से अगर मिलीमीटर में जाओगे तो सर 3 अंक कूदोगे, इसका मतलब 1000 से गुणा करोगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से सारे बच्चों को क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमसे सवाल क्या पूछा था कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। ए करने वाले में हम कितने बच्चे हैं? 81%। वेरी गुड। कितने नंबर लाना चाहते हो आर्ट में आप? जल्दी से जल्दी से बताइए। आर्ट में भी सर ने कॉन्सेप्ट बता दिया है पूरा। हाँ आर्ट में भी कॉन्सेप्ट बता दिया है सर ने पूरा। चलो बढ़िया से क्लियर हो गया सभी को। चलिए भाई, तो करेक्ट आंसर तो पता चल गया है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारे पास में है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। अभी आप पीछे देखो, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर बताइए? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में क्या 40, क्या 20 या 10 या 50? अभी पीछे हमने आपको ट्रिक बताई कि मीटर से डेसीमीटर में जाना है 10 से गुणा करना है। तो सर मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 10 से गुणा करना है। ठीक, वृत्त का आकार कैसा होता है? देखो अगर इस तरीके का आकार बन के आता है तो हर बच्चा बता देगा सर ये तो त्रिभुज है, ये तो सर त्रिभुज है। अगर इस तरीके का आकार बन के आता है तो सर ये तो वृत्त है ना, ऐसे गोल होना चाहिए पूरा। ठीक, ये तो वृत्त है। ठीक, इसका केंद्र होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वृत्त के बारे में खास बातें, वृत्त के बारे में खास बातें कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, ये आपको पता होनी चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे r होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ रही बात? वृत्त का आकार तो आपने बता ही दिया। तो सर वृत्त का आकार ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्या कह रहे मैम? भाई मेरे को लग रहा है कि मैं एलियंस को पढ़ा रहा हूं क्या है भाई? वृत्त में ये वर्ग क्यों कर रहे हो लल्ला है? ठीक है, तो सर ये जो दिख रहा है सर ये वर्ग है। वर्ग और वृत्त में कंफ्यूज हो? वर्ग ये होता है। ठीक, वर्ग में आपको याद रखना है
कि इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है सर वो होता है 4 गुणे भुजा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, भुजा गुणे क्या होता है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, परिमाप पता होना चाहिए, वर्ग होना पता होना चाहिए। ठीक, अगर वर्ग में इस तरीके से लाइन खींच दिया जाए तो सर इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, विकर्ण का फॉर्मूला वैसे जरूरत नहीं है पर आपको बता देते हैं, √2a यानी √2 गुणे भुजा होता है। ठीक, तो सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया। अगला सवाल हमारे पास में है कि संपूर्ण कोण की माप अंश में कितनी डिग्री होती है। चलो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। संपूर्ण कोण यानी संपूर्ण कोण का मतलब होता है कि भैया पूरा कोण। ठीक, संपूर्ण कोण, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है एक, इससे जुड़ी हुई रेखा है, अगर मैं ये पूरा कोण नापूंगा तो कितने डिग्री का आएगा सर, ये 360 डिग्री का आएगा। सर ये डिग्री में निकालेंगे तो 360 आएगा। ठीक, समझ गए। लेकिन अगर हमसे रेडियन में भी पूछ लिया जाए, मान लो पूछ ही लिया जाए, तो रेडियन में याद रखना कि रेडियन माप जो होती है सर वो 2 पाई होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी। ठीक बच्चों, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, रेडियन में सर ने बता दी। आगे चलते हैं, अब अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहे हैं इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ये तो बच्चा ऐसे ही बता देगा कि इनमें से कौन सा आकार है त्रिभुजाकार। ये वाला हमारे पास वृत्त है, सर्कल जिसको बोलते हैं, और ये सर वर्ग है। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलूं मैं, ठीक, चलो देखो अब आगे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर सवाल हमारे पास में क्या कह रहा है, कह रहा है 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं। बहुत गौर से समझना, चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर कोई भी एक कोण ऐसा है जो कि 90 डिग्री से कम है, यानी 90 डिग्री से अगर कोई भी कम कोण आता है तो सर इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं न्यून कोण। अगर कोई भी कोण हमारा 90 डिग्री होता है तो सर इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर सर कोई भी कोण ऐसा होता है जो कि 90 डिग्री से अधिक हो, जैसे कि मान लीजिए ये कोण, ये 90 डिग्री से क्या हो जाए, अधिक दिख रहा है आपको, यानी 90 डिग्री से अधिक है, और साथ ही साथ में 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम अगर ऐसा दिख जाए, कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से डिग्री से कम, तो सर इसको कहा जाता है अधिक कोण। ठीक है सर, समझ गए। अब एक ऐसा कोण हो जाए जब 180 डिग्री को ही आप क्रॉस कर जाओ, जैसे ये वाला कोण, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला, सर ये कोण कैसा होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा, है ना, प्रतिवर्ती कोण। अब यहां से एक सवाल बन सकता है, बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल बन सकता है। देखो जरा क्या सवाल बन सकता है, देखो ऐसे सवाल, इसका तो आंसर हो गया सर कि अगर 180 डिग्री कोण हो जाए मान लो किसी बिंदु पर, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं ऋज कोण। कौन सा कोण बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं ऋज कोण। अच्छे से क्लियर हो गया। और या फिर इसको हम सरल कोण भी कहते हैं, या इसको हम सरल कोण बोलते हैं, ये 180 डिग्री का होता है। तो सर हम अच्छे से समझ गए कि 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग सरल बोलते हैं। ये समबाहु नहीं होगा, समबाहु कोई कोण नहीं होता। ठीक, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना, बहुत अच्छे से। एक बोर्ड पेपर में सवाल बन सकता है कि कोण 30 डिग्री है और के प्रतिवर्ती कोण की गणना कर दो। अगर कोई कोण दिया गया है वो 30 डिग्री है, कि प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होगा, कि प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, आपको किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप 360 डिग्री, क्योंकि पूरा होता है 360, ये प्रतिवर्ती है और इसके बाद ये वाला कोण आपको मान लीजिए दिया गया है, तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम 360 डिग्री में से दिया हुआ कोण माइनस कर देंगे, यानी सर आंसर क्या आएगा
330 डिग्री। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि अक्सर एक नंबर में बहुविकल्पी पूछ ली जाती है। बोलो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया? सर रीजन बताइए कि आलेखन सिलेक्ट करोगे तो सही रहेगा। एक्चुअली बेटा है क्या, ड्राइंग ड्राइंग ही होती है। अगर इस ड्राइंग में आप गणित की चीजें करके आओगे, टीचर आपके नंबर काट सकता है। मेरा ऐसा मानना है, जो टीचर है उनका भी ऐसा मानना है। ठीक, समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो, यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया। अब है कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। अब आप देखो, ये वाला मुझे कैसा दिख रहा है, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो ये वर्ग है। ये क्या है सर, ये वृत्त है। ये क्या है सर, ये आयताकार है, यानी आयत है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब देखो जरा ध्यान से, आयत के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए पहले। ठीक, जो वर्ग होती है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो आयत होता है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो वर्ग होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कृपया ध्यान से सुनिएगा, यही बात मैंने पिछले वर्ष भी बोली थी और फिर बवाल खड़ा हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है आयत और ये है वर्ग। अगर मैं वर्ग में ये बोल दूं कि वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो एकदम सही होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, क्या ये भुजा इसके बराबर नहीं है? बराबर है। ये क्या भुजा इसके बराबर नहीं है? बराबर है। यानी किसी एक वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है। समझ गए? बराबर हो सकती है। लेकिन 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 अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो आयत होगा। इसका यह मतलब हुआ कि जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे वर्ग आयत भी होते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी वर्ग होते हैं, यानी जो सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग आयत भी होते हैं। ये बात आपको पॉइंट में नोट रखना है। ठीक, जितने भी वर्ग होते हैं, अगर ये वर्ग है तो ये आयत भी है। ठीक, परंतु परंतु जितने आयत होते हैं, जो आपको आयत दिख रहे हैं, जो आपको आयत दिख रहा है, परंतु आयत जो होता है, आयत वर्ग नहीं होता। यानी जितने भी वर्ग हैं वो आयत हैं, पर जितने आयत दिख रहे हैं वो आपको वर्ग नहीं दिखेंगे। ठीक, तो सर समझ गए कि सर ये हमें समझ में आ रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। सर हमने अच्छे से चीजें क्लियर कर ली, बढ़िया से क्लियर हो गया। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अगला सवाल है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। अगर कोई वर्ग बनाया मान लो हमने, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहां पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यानी ये बन गया। फिर उसके बाद कोई भी अगर चतुर्भुज है, कोई भी अगर चतुर्भुज है, कोई भी अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सारे कोणों को जोड़ते हो, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, तो सर वर्ग के प्रत्येक कोण का अंश कितना होता है? प्रत्येक कर हमसे कोण पूछा गया, प्रत्येक कोण, तो सर प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? आ गई है बात समझ में सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया। अब कीर्ति कुमारी जी, अब ये तो आप स्कूल से फिर पूछें, क्या कर सकते हैं बेटा, हमने जो हमारे पास जानकारी है वो हमने दिया है ना। अगर आपको माननी है मेरी बात तो बिल्कुल मानिएगा। कह रहे हैं रेखा किसे कहते हैं? रेखा क्या होती है? मान लीजिए दो बिंदु है हमारे पास और मैं इनको मिला दूं, तो सर दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है रेखाखंड। ठीक, रेखाखंड जो होता है ये दोनों इसके अंत बिंदु होते हैं। ना इसको आप इधर बढ़ा सकते हो ना आप इसको इधर बढ़ा सकते हो। ये बिंदु होता है, ये क्या होता है? बिंदु होता है। अगर एक बिंदु अंत हो और एक बिंदु हम खींचते हुए चले जाएं तो सर इसको हम किरण बोलते हैं। यानी एक तरफ से आप इसको नहीं बढ़ा सकते पर इसको आप बढ़ा सकते हो। ये हमारे क्या कहलाती है? रेखाखंड। लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाली है और सर ये सवाल बोर्ड ने पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रेखा जो होती है
वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा बोलेंगे। पर रेखा की एक खास बात और होती है कि आप इसको जितना चाहो ऐसे बढ़ा सकते, रेखाखंड में आप इसको बढ़ा नहीं सकते। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो। आज मैं बिल्कुल भी कैमरा फेस नहीं कर पा रहा हूं, आंखें बहुत ज्यादा भारी भारी लग रही हैं, इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे ज्यादातर मैं इधर ही देख रहा हूं। बिल्कुल भी लाइट नहीं बर्दाश्त हो रही। कह रहे हैं मापनी, मापनी मतलब कोई भी एक मेजरिंग वाली आपकी स्केल है, जैसे जिसको आप पटरी बोलते हो, जैसे दिख रही है कि पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है। अगर आप इस मापनी को देखोगे तो आपको सबसे आगे आपको एक चीज दिखी हुई दिखेगी, वो क्या है? वो आपको जीरो दिखेगी। सबसे आगे क्या दिखेगा? जीरो। ये 100 लिख रहा है, दिख रहा है, पर ये 100 उस तरफ से आ रहे हैं, तब शुरुआत जीरो से ही होती है। समझ गए? तो सर हमें समझ में आ गया कि मापनी के बड़े मुख्य भाग पर क्या कह रहे हैं, मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या होता है? जीरो से शुरुआत होती है, एक से शुरुआत नहीं होती है। क्योंकि जब जीरो से लेकर के एक तक जाओगे तभी 1 मीटर कंप्लीट होगा। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलिए अगले सवाल पे देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास में है, कह रहे हैं समकोण कितने अंश का होता है? तो भाई बच्चा अभी अभी हमने आपको सब कुछ समझाया समकोण के बारे में कि समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक, अब समकोण यानी कि सर इस तरीके से बनता है, यहाँ पे समकोण होता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, ये समकोण बना हुआ है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण कैसा होता है? एक कोण कैसा होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है ना? शेष हमारे पास जो दो बचते हैं, शेष दो कोण कैसे होते हैं? शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। बाकी के जो बचे हुए कोण होते हैं वो कैसे? न्यून कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा न्यून कोण होता है। अगर मैं इसको ए ले लूं, अगर मैं इसको बी ले लूं, तो सर ये हमारे पास कैसे कोण होते हैं? सर ये हमारे न्यून कोण होते हैं। तो सर पहली बात तो ये पता चल गई, दूसरी बात तो हमको ये पता चल गई। प्लस जो 90 के सामने वाली भुजा होती है सर, इसको हम लोग कर्ण भुजा बोलते हैं। और अगर इस कोण के लिए बात करेंगे तो ये लंब, इस कोण के लिए बात करेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। और ये आधार होता है और ये भी आधार होता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज आपको यह पता होनी चाहिए, अगर आप प्राविधिक वाला भाग कर रहे हैं तो सर एक बात पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस में होता है लंब का स्क्वायर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमसे बोल रहा है बच्चों कि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यह सवाल आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक अर्धवृत्त है हमारे पास। क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसा होता है? ऐसा, ऐसा होता है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। ठीक, तो एक वृत्त को दो टुकड़ों में तोड़ दो। अब अर्धवृत्त में अगर कोई त्रिभुज बना दोगे, अर्धवृत्त में कैसे त्रिभुज बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना। एक तो आर्ट का पेपर बनाने वालों को पता नहीं, अधूरा ज्ञान होता है, आधी आधी बातें लिखते हैं। इस तरीके से देखो, अगर हम त्रिभुज बना दें तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, तो सर इसका मतलब है ये कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि यही कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो करें दूसरे कोणों का योग कितने डिग्री का होगा? अरे भैया, अगर कोई त्रिभुज है उसमें एक कोण 90 है, बाकी न्यून है, तो इसका मतलब है सिंपल सा कि अगर ये वाला 90 है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जब आप जोड़ोगे तो 90 ही आएगा, क्योंकि तभी तो 180 हो पाएगा। अगर ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 ही आएगा, तभी तो 180 हो पाएगा बेटा। तो इसका मतलब बाकी को कोण का योग क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। ठीक, एक दूसरी बात सुन लो, अगर कभी भी अर्धवृत्त में आपने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक, तो आप बोलोगे कि सर अर्धवृत्त में बना, अर्धवृत्त में बना, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है? समकोण होता है। या अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये भी बोल सकते हो। अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है।
ठीक, लेकिन वो त्रिभुज इस व्यास के सिरों को लेकर के बनाया गया हो। ठीक, ये व्यास के सिरों को लेकर के बनाया गया हो, यानी सर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अगला सवाल है कि यदि 60 डिग्री के कोण में एक 30 डिग्री का हो, यानी एक कोण है ऐसे, वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। ठीक, ये 60 डिग्री का है, तो करें अगर एक कोण 30 का है तो दूसरा कितने का है। भैया सिंपल सी बात है कि अगर 60 को दो पार्ट में तोड़ देंगे तो एक 30 दूसरा 30 ही होगा, है ना। ये मैं ऐसे बोल दूं कि एक कोण है कोई 90 डिग्री का, उसको तोड़ के दो भाग में कर दो, एक 30 का तो दूसरा 60 है। ठीक, तो इसमें मतलब 60 को तोड़ रहे हैं, तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं ना। सर खंड काव्य पे एक बार वीडियो बनवा दीजिए। ओके, ठीक, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। वर्ग, अगर वर्ग बनाओगे तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से देखो, कह रहे हैं बड़ी छोटी असमान भुजाएं, ऐसा तो नहीं होता है। कह रहे हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन पेपर बनाने वाला जो भी है वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं सोच रहा है कि भाई वर्ग में चारों भुजाएं तो बराबर होती है। देखो बोला वर्ग में चारों भुजाएं की माप कैसी होती है, कह रहे आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो इस सवाल से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। हमसे पूछ रहा है चारों भुजाएं और कह रहा है आमने सामने की भुजाएं, है ना, तो भाई इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। समझ में आ रही बात, इसलिए आंसर चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, बोलिए क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। बहुत बढ़िया सर, क्या न्यू पैटर्न के हिसाब से कॉपी लिखवाओगे, बिल्कुल लिखवाऊंगा। कह रहे हैं गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। हमने आपको बताया था जितना बी ज्यादा होगा उतना पेंसिल गाढ़ी होगी, तो सर बी सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, 2B दिख रहा है, यानी ये गाढ़ी होगी, डार्क। ठीक, और ये हल्की होगी। ठीक, ये अगर हल्की पूछते हैं तो सर ये वाला आंसर होगा, गाढ़ी पूछते हैं तो ये आंसर होगा। यदि वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। देखो जरा गौर से समझो, ये हमारे पास क्या बोल रहा है, एक वृत्त है। ठीक, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे एक वृत्त है, इसमें एक कोण है 120 डिग्री का। अब इनको पूछने का इनका तरीका जो है वो बड़ा ही अजीब है। इनको ऐसे बोलना चाहिए कि एक वृत्त है, इस वृत्त में एक कोण 120 का है, तो अब ये वृत्त है, ये त्रिज्या है, फिर ये त्रिज्या है, ऐसे ऐसे इनको सवाल पूछना चाहिए, ऐसे कि ये त्रिज्या है, ये वाला कोण 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूछेंगे। ठीक, ऐसे पूछना चाहिए। तो भैया 360 डिग्री में हम कितना माइनस कर देंगे, हम 360 डिग्री में 120 डिग्री माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 240 डिग्री। ठीक, तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा, 240। बोलिए क्या समझ में आया, कितने बच्चों को यहां तक बढ़िया से समझ में आ गया, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। बढ़िया, मैं तो देख पा रहा हूं आर्ट पढ़ने भी हमारे पास 6000 बच्चे 5000 बच्चे लाइव हो सकते हैं, कितनी बड़ी बात है भाई, है ना। बोलिए बढ़िया, क्लियर ना। चलो भाई अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल हमारे पास में कि हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। हल्का जितना एच उतना बढ़ता चला जाएगा, तो सर अब देखो जरा गौर से सोचो, एच भी तो पहले ही काट दिया करो, ये तो बीच का होता है भैया, पी को काट दो, ये गाढ़े को बताता है। अब ये दो बचे, तो सर ये कैसा होगा, सर ये हल्का होगा ना, बताओ जितना एच का नंबर ज्यादा होगा उतना ही हल्का होगा, तो सर 2B क्या होगा, 2B हल्का होगा, नीचे वाले ऑप्शन में ही नहीं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों भुजाओं के बने अंतःकोण बराबर हो। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बड़ी छोटी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो, नहीं भैया ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने की कहां होती है, त्रिभुज में। तो सर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि जिसके तीनों भुजाओं के बने हुए अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, और वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए? यहां तक बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक, आगे चलूं अब मैं। चलो अब हम चलते हैं आगे और अब हम समझते हैं कि भैया खंड खा में कैसे हमको प्रश्न करने होंगे। ठीक, इसको समझते हैं। जो खंड खा होगा सर वो हमारे लिए कितने नंबर का होगा? सर वो 30 नंबर का होगा। ठीक, अब यहां से मैं जो भी चीजें कराऊंगा ध्यान से सुनना। खंड बा, खंड बा में प्राकृतिक जो है दृश्य चित्रण करना होगा या फिर आपको आलेखन कला करना होगा। ठीक, और या फिर आपको प्राविधिक कला में से कोई एक भाग करना होगा। मेरा यह मानना है कि आपको ज्यादा नंबर जो है यहां से मिलने के चांस होते हैं। आप आलेखन भाग करिए, आलेखन कला करिए, या फिर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी कर सकते हैं, या फिर आप प्राविधिक भी कर सकते हैं। ठीक, आपको नंबर ऐसा नहीं है कि आप अगर जो अच्छा करके आओगे आपको उसमें ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आलेखन या प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से ही करके आओ। प्राविधिक वगैरह में क्या होता है कि बेटा वहां पे कोई जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स का ही टीचर बैठा हो, फिर तुम्हारे नंबर कटेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। 30 नंबर का सवाल आएगा। अब क्या लिखा है देखो, कह रहे हैं दी गई ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करिए। ठीक, अच्छे से क्लियर हो गया। 20 गुणे 30 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। 20 गुणे 30 का मतलब ऐसे हुआ कि 20 सेंटीमीटर ऐसे लंबा लोगे और 25 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ा लोगे। ठीक, तो ये 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ऐसे बनाओगे, नाप करके ऐसे नाप के बनाओगे। ठीक, स्केल रख के। फिर कह रहे हैं ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाइए, यानी जहां पर सूर्योदय हो रहा हो, नेचुरल चीजें आपको दिखाई दे रही हो। ठीक, एक गांव दिख रहा हो, एक गांव का दृश्य दिख रहा हो, कुछ उसमें आपको झोपड़ियां दिख रही हो, पेड़ की छाया में बैठी हुई एक गाय दिख रही हो, सिर पर टोकरी रखे हुए एक घर लौटती महिला भी दिखाई दे रही हो। समझ गए? फिर लिखा है कि चित्रांकन में आप जल रंगों का प्रयोग करिए या फिर आप पेस्टल रंगों का प्रयोग करिए। यानी कि अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना हमसे कि सर पेपर देने जाएंगे तो हम कितने, बहुत ध्यान से समझना, पेपर देने जाएंगे क्यों आपस में बातें कर रहे हो भाई? हाँ? क्यों आपस में बातें कर रहे हो? ठीक, चलो देख ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा कि अब बहुत सारे बच्चे पूछते पेपर जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से कलर होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, आपके पास जल रंग होना चाहिए, आपके पास पेस्टल रंग होने चाहिए। आप रंगों में ये नहीं सोचो कि मैं ये लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं। अगर आप आर्ट का पेपर देने जा रहे हो आपके पास हर तरीके के रंग होने चाहिए। पेस्टल कलर भी होना चाहिए, पेंसिल कलर तो शायद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए डार्क पेंसिल लेकर के जाओ ताकि स्मृत चित्रण आपका अच्छा हो। आप जल रंग लेकर यानी वाटर कलर लेकर के जाओ, पेस्टल कलर भी लेकर के जाओ, मार्केट में आप दोनों खरीद के लेके आओ। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना बढ़िया से? चलो तो अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। अब सर हमें नंबर कैसे मिलते हैं? सही रचना और परिक्षेप, यानी जो आप रचना, जैसे अब गाय है तो गाय आप बड़ी छोटी ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको देखने में सही लगनी चाहिए, ऑड नहीं लगना चाहिए। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे कैसे। संयोजन, संयोजन के 5 नंबर मिलते हैं। सुसंगत रंगों का चयन, अब कलर, अब पता चला गाय को बना दिया उन्होंने कैसी, पीली गाय, पीले कलर की गाय देखी, नीले कलर की गाय देखी, हरे कलर की देखी, नंबर कट जाएगा। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, यानी देखने में कैसा लग रहा है, तो इस पे 5 नंबर। कोशिश करिए अच्छा बने, अच्छा बनेगा टीचर आपको पूरे नंबर देगा। इस तरीके से कुछ आपको चित्र बनाना होता है। जैसे आपको दिख रहा, लिखा मेरा गांव। ठीक, तो अब इसमें गांव के लिए मान लीजिए चित्र बनाना है आपको, इसमें गाय नहीं बनी हुई दिख रही है, गाय आप बना सकते हो। तो आप ऐसे पहाड़ बनाओगे, पहाड़ों में कलर करोगे, पीछे आप इंद्रधनुष बना दिए, मतलब आप जो जो चीजें बनानी है उसी के हिसाब से आपने चिड़िया बना दिया, फिर उसमें पेस्टल कलर्स कर दिया। पेस्टल कलर करने से बेनिफिट ये होता है कि आपका रंग फैलेगा नहीं, आपका रंग बहेगा नहीं, तो पेस्टल कलर बेस्ट होता है। बढ़िया से समझ में आया? सारे बच्चों को सर लाइक करने को बोल दो। आज आपने लाइक नहीं किया क्या? आपने आज लाइक नहीं किया क्या, बताओ?
हाँ भाई, गाय नहीं बनी है, गाय बना लेना। ठीक है, गाय बना लेना। समझ गए? सर बता दीजिए कि चित्रकला में वर्णनात्मक कार्य में प्रावधिक करना है या फिर आलेखन करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा, आप क्या करना चाहते हो। ठीक। हाँ, क्लास 11th की क्लासेस चलेंगी। तो सर इस तरीके से मेरा गांव, ऐसे चित्र बनाना है जैसे इसमें गाय, सिर पर रखे हुए घर लौटती हुई एक महिला, ये हमने चित्र में नहीं दर्शाया है, आप उसमें दर्शाओगे। ठीक। अगला सवाल हमारे पास में जैसे आया, अब इन्होंने आलेखन दिया। अब आलेखन में बिल्कुल बिल्कुल वही सारी चीजें हैं। इसमें क्या है देखो, 16 गुणे 12 यानी 16 आप लंबा लोगे और 12 आप चौड़ा लोगे, ऐसे। ठीक। आपको एक आलेखन बनाना है जिसमें कमल के पुष्प, पत्तियां, कलियां, तितली की सहायता से एक अलंकृत आलेखन बनाना है जिसमें 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, यानी आप इसमें 3 कलर ही इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेसिंग करना मना है कि आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते। ट्रेसिंग मतलब छाप नहीं सकते आप। यही चीजें आपको नंबर दिलाएंगी। ठीक। अगला जो हमारे पास में है, इस तरीके से आप चित्र को बनाओगे, 3 कलर आप इसमें कर सकते हो। फिर उसके बाद है हमारे पास प्राविधिक कला। अब प्राविधिक कला में क्या होता है, कई टाइप के सवाल आते हैं। देखो, आ बा, ठीक, और उसके बाद सा दा या, 5 प्रकार के सवाल हैं। लेकिन लिखा क्या है कि भैया 5 हैं, आपको 5 में से कोई 3 प्रश्न करने होते हैं, यानी इसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक। और प्रत्येक उत्तर की रचना में, अब मैं कराने को तो प्राविधिक भी करा दूं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सवालों को चुटकियों में करा सकता हूं, क्योंकि पहले क्लास 10th में ये सवाल होते थे मैथमेटिक्स के अंदर, अब ये सवाल नहीं होते हैं। ठीक। पहले सवाल मैथमेटिक्स के अंदर होते थे, बड़ी आसानी से हो जाते थे। आप लोगों को बता दें, इसी एनसीईआरटी किताब में होते थे, कोविड के बाद से हटाए गए। नहीं तो अगर ये जैसे ये चित्र आप देख रहे हो ना, का खा गा की रचना कर दो जिसका परिमाप इतना है, जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, चुटकियों का खेल है। ठीक। चुटकियों का खेल है। अच्छा बताओ, क्या करा दिया जाए? आप चाहते हो कि ये मैं करा दूं? अगर आप चाहते हो तो आज मुझे कमेंट करके खूब बताना कि सर प्राविधिक वाले ये सवाल आप कम से कम 5 6 7 करा दो। मैं इसके ऊपर अलग से क्लास लेकर के आऊंगा, लेकिन वो क्लास रिकॉर्डेड होगी, लाइव नहीं दे सकता। लाइव में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। समझ में आ रही बात? अगर आप बोलोगे सर प्राविधिक करवा दो, तो मैं ये सारे सवालों पर अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए चुटकियों का खेल है। ये चुटकियों का खेल है मेरे लिए। परिमाप 12 है, भुजाओं का अनुपात हमको 3 4 और 5 दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 3 7 7 5 12, परिमाप 12 सेंटीमीटर है, भुजाएं ही हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की भुजा खींचो, इधर से इधर चाप लगाओ, इधर से इधर का चाप लगाओ, काम खत्म। ठीक। तो अगर आप बोलोगे प्राविधिक करवा दो, अलग से क्लास ले आओ, मैं ले आऊंगा। ठीक। तो इसमें 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं और हमको 3 प्रकार के करने होते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद खंड गा। अगर आप गौर से देखो तो खंड आ में हम समझ के आ रहे हैं कि सर खंड जो का होता है, आ नहीं, खंड का होता है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। खंड खा में हमको एक ही चीज करनी है, जैसे अभी हमने आलेखन दिखाया था, एक हमने प्राविधिक वाले क्वेश्चन दिखाए, और हमने वो मेरा गांव वाला चित्र दिखाया। उनमें तीनों में एक चीज ही करनी है। गौर से सुन लीजिएगा, 30 नंबर मिलता है उसका। अब आता है हमारे पास खंड गा, और ये आखिरी खंड होता है खंड गा। सर खंड गा क्या होता है? इस खंड गा में आपको स्मृति चित्रण होते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टार बना लीजिए कि आपको 2 चित्र बनाने होते हैं। 2 चित्र बनाने होते हैं, एक का 10 नंबर, दूसरे का भी 10 नंबर, मिला के 20 नंबर मिलता है। ठीक। अब देखो, कह रहे निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण, एक का स्मृति चित्रण आप पेंसिल के द्वारा बनाइए। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। जैसे आपको छाता और बक्सा, गेंद और हॉकी, तो गेंद हॉकी बनाना कितना आसान है। या फिर आप लालटेन बना सकते हो। ठीक, समझ गए? और उसके बाद रेखा, जो सौष्ठव होगा या आकृति की अनुरूपता होगी। अब पता चला गेंद बड़ी बना दी, हॉकी छोटी, हॉकी बना दी इतनी बड़ी ऐसे, और गेंद बना दी इतनी बड़ी ऐसे। बनाओगे तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा। यानी आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भैया आप कितनी बड़ी बना रहे हो ऐसे। ठीक, और बढ़िया से सेटिंग कर दिया, 10 आपको नंबर इसके मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बनाना कैसे है? मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि हमें छाता बनाना था, तो छाता ऐसे बनता है। छाता बनाना बहुत आसान है।
छाता अगर आप बनाने की कोशिश करो तो आप ऐसे बना सकते हो छाता। बना दूं आपके सामने छाता? मैं जब छोटा था ना, तो मेरी आर्ट ना बढ़िया थी। मैं आपको बताऊं, मेरी आर्ट सच में बढ़िया थी। और ये छाता वाता बनाना हमारे लिए चुटकियों का खेल हुआ करता था। हमारे जो दोस्त थे होते थे, वो हमसे ऐसे छाता बनवाने आया करते थे। हाँ, छाते की दुकान नहीं थी, हम आर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास छाते की दुकान नहीं थी, हम आर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, समझ गए? तो ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से, उस तरीके से बनाना चाहो ऐसे बना दो, अगर वैसे बना पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बनाओगे कम नंबर मिलेंगे, वैसे बनाओगे ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, समझ गए? आगे देखो, अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल पे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से एक स्मृत चित्रण पेंसिल के द्वारा बनाओ। कैसे बनाओ आप पेंसिल के द्वारा? इसमें देखो, अनार बनाइए लेकिन पत्तियां भी लगाइए, लौकी बनाइए, दो टमाटर बनाइए, या कभी कभी बैंगन बनाने को आता है। क्या बनाने को आ गया? बैंगन बनाने को आ गया, लौकी बनाने को आ गई। अब लौकी बनाना, तो लौकी कैसे बनाओगे? लौकी कैसे होती है? बैंगन बनाओगे कैसे बनाओगे? बैंगन ऐसे बनता है। बैंगन कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है बैंगन। बन गया? समझ में आ रही बात? बोलो। अब इसमें जितने अच्छे तरीके से सेटिंग करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक सर, अगर कलर से ज्यादा हो लेकिन डार्क और लाइट कलर का शेडिंग रहेगा तो सेम कलर ही तो नंबर कटेंगे। तो नहीं नहीं, नंबर नहीं कटेंगे बेटा, है ना? बढ़िया, नंबर नहीं कटेगा आपका। समझ गए? सर गुरुजी छाता बनाया कि हाइड्रा का पेड़ बना दिया? अच्छा देखो जरा ध्यान से, अनार हमने क्या बना दिया? ये बैंगन बनाया, बैंगन कहीं का। ये हमने क्या बना दिया? बैंगन बना दिया। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गई। बैंगन है कि ये क्या है? डंडा। ठीक है, तो सर बैंगन बना दिया। बैंगन में ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा बना है, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए, ज्यादा बड़ा बैंगन हो गया। टमाटर बनाना है, लौकी बनाना है, ठीक, या अनार बनाना है पत्तियों के साथ में। अब कैसे बनाओगे? ये देखो, ये बना दिया अनार। ठीक, अनार बनाया तो हमने इसमें पत्तियां लगा दी, बन गया अनार। ठीक, कैसे बनाओगे अनार? मान लो आपको अनार बनाना ही पड़ जाए बोर्ड के पेपर में, मान लीजिए आपको अनार बनाना ही पड़ जाए, तो आप कैसे बनाओगे? मेरे को अब ये ऐसे इसमें से नहीं बना सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी, ये ड्राइंग यहाँ पे नहीं बन पाएगी, पर फिर भी आपको इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करना है। समझ गए? आ रही बात समझ में सारे बच्चों को? चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक, क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं, ये आता है हमारे पास 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक के। ये अलग से हमारे पास 10-10 अंक के 3 प्रश्न होते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप इसमें चित्रण नहीं करना चाहते, तो आप भारतीय चित्रकला कर लो, आपको 10 नंबर इसके मिलेंगे। लेकिन भारतीय चित्रकला में भी 2 पार्ट है, का और उसके बाद ये खा। इसमें 10 MCQ होते हैं। ये वही MCQ होते हैं वैसे ही जैसे आपने पीछे पढ़े हैं। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन फिर आपको इनमें से किसी एक प्रश्न का आंसर करना होगा, फिर आप इसमें चित्रण मत बनाओ। ठीक, अब सोचो, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो बच्चा इसमें चित्रण नहीं करेगा, वो आलेखन नहीं करेगा, तो आर्ट का पेपर देने जा रहा है कि मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहा है? सोच के देखो, आर्ट का पेपर देने जा रहा है कि मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहा है? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? चलिए, तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आई होगी। नहीं भाई, 3 कलर मिलाओगे नहीं, ठीक है? सर कॉपी पर कहां पर बनाएंगे? 3 ड्राइंग के एक पेज में? एक पेज कैसे? थोड़ी ना मिलेगा आपको, ड्राइंग के पेजेस मिलेंगे, आप चाहे जितने पेजेस क्लास में ले सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया, ये बातें समझ में आई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है। और हाँ,
कल शाम को अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, कल शाम को संस्कृत का और साथ में कंप्यूटर को का क्लास मिलेगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को ये बात जरूर बता दीजिएगा कि कल शाम को संस्कृत की क्लास करेंगे और कंप्यूटर की भी क्लास करेंगे। ठीक, संस्कृत वाली क्लास 5 बजे होगी और कंप्यूटर की क्लास 7:30 बजे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, आपको बढ़िया से पूरा मॉडल पेपर समझ में आया होगा। डार्क कलर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आलेखन कम आता है, अगर आप आलेखन का कुछ इंपॉर्टेंट फिगर बता दो जो परीक्षा में आ जाए, नहीं तो प्राविधिक कला बता दो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आलेखन के मैं कुछ अलग से इंपॉर्टेंट सवाल बता दूंगा आपको एक वीडियो में, और प्राविधिक के भी बता दूंगा, फिर आप चूज कर लेना कि आपको क्या करना है। ठीक, तितली फिर बनाइए ना, तितली बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर। चलो बहुत बढ़िया, तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, है ना। आज लाइट फिर वही मुझे फील हो रहा है जो अक्सर हमको होता है कि आज आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट लग रही है। अगर आप आंखें देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई सदियों से हम सोए ही नहीं है, आंखों से ऐसा लगेगा, देखो, है ना। तो चलिए एंड करते हैं आज की क्लास को, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। और जैसे ही ये मॉडल पेपर की क्लासेस समाप्त होंगी, बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बढ़िया से पढ़ाएंगे डेडिकेट होकर के आप लोगों को। ठीक, नहीं, वाटर कलर के बाद आप साइड में स्केच कलर आप यूज नहीं करोगे बेटा, ठीक है, नहीं करोगे आप। क्या एक पेज के दोनों साइड में ड्राइंग बनानी है? नहीं बेटा, एक पेज के दोनों साइड में थोड़ी ना बनानी है, अलग अलग पेजेस मिलेंगे। और पेपर में सबसे पहले आप अगर आलेखन भाग करते हैं तो सबसे पहला काम आपका आलेखन ही करना होगा, एमसीक्यू बाद में करना। ठीक, पहले आलेखन भाग करना, क्योंकि आपका कलर सूखने में टाइम लेगा, तो जो कलर वाले काम है वो पहले कर लेना। हाँ, चलें, हाँ, कंप्यूटर की क्लास कल होगी, ठीक है, कल कंप्यूटर की क्लास होगी और संस्कृत की भी होगी। तो जो सारे बच्चे हैं कल आप लोग भी आना, आप संस्कृत के टीचर को देखोगे, नए टीचर हैं। ठीक, ओके, सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।